नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का जन्मदिन उनके गृह ग्राम बगिया में मनाया गया। सीएम विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर जिले के बगिया गांव में किसान परिवार में हुआ था और इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी मां के आशीर्वाद के साथ भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनी। सीएम साय ने जन्मदिवस के मौके पर जनता उनसे मिलने उनके गृह ग्राम पहुंची है। मेरा नाम धूपम स्वा धूपम आग्रापयामि धूपान्ते आचमन्य जलम समर्पयामि श्रीकृष्णाय नमो नमः। ओम कृष्णाय नमः। धूपम स्वा धूपम आग्रापयामि दीपम स्वा दीपम दृश्यामि दीपान्ते आचमन्य जलम समर्पयामि हस्त प्रक्षाल्यम्। हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि भगवान उनको और आगे काम करने का बहुत आगे काम करे और अच्छा काम करे। और कल उनको दिल्ली में जो सम्मान मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसका भी सम्मान करती हूँ और साथ में ये भी बधाई देती हूँ उन्होंने महिलाओं को जो आगे बढ़ाया। 5 महिलाओं को महापौर के टिकट दिए, 4 महिलाओं को प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बनाए। महिलाओं को जो आगे बढ़ाए हैं उसके लिए हम सब महिलाओं की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। महामाया माता कृपा उनके जीवन के लिए सुखमय हो, मंगलमय हो, ताकि वो सरकार को बहुत अच्छे से चला सके। हम 5 साल नहीं, हम चाहेंगे कि वो 10 साल रहे मुख्यमंत्री के रूप में। तेजस्वी मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय हो आपका जीवन, महामाया माता कृपा हमेशा बनी रहे। इसी तरह आप आगे काम करते रहें ताकि आपको सम्मानित किया जाए। आपके सम्मान से हम सब महिलाओं को, छत्तीसगढ़ वासियों को भी सम्मान है। यही मैं आपकी हार्दिक कामना करती हूँ। श्रीमती मधु चौदाहा, भाजपा में अंबिकापुर में जिला मंत्री के दायित्व में हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से हार्दिक जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और वो दीर्घायु हों और हम जैसा उन्होंने 1 साल के कार्यकाल में जनता को उनने अपने सारे वादे पूरे किए, वैसे ही वो हमेशा अपने कार्यकाल इसी तरह से और हम सबके बीच में एक सामान्य व्यक्ति की तरह हमारे मुख्यमंत्री जी रहते हैं। तो मैं उनके लिए महामाया मैया से उनके दीर्घायु के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और वो हमेशा हमारे मुख्यमंत्री बन के रहे हैं और मैं यही चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनने हम सभी के लिए काफी योगदान दिया है, तो उनकी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नमस्कार, इस वक्त हम सीएम जी के हाउस में बगिया में जशपुर में और आज उनका जन्म दिवस है। इस पर परिवार बात करते हैं कि क्या कहते हैं, उनकी खुशी के लिए कैसे व्यक्त करते हैं और उनका क्या कहना होगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार साय और जैसा आप जानते हैं आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जन्मदिन है। हम उनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और इस उपलक्ष्य में यहाँ सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया है और बहुत भारी संख्या में जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए आई हुई है और ये बहुत बड़े भव्य आयोजन हुआ है और सबके लिए मंगल कामना के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। कैसा लग रहा है, अनुभूति हो रही है और क्या कहना चाहेंगे। मेरे बेटा का जन्मदिन 61 वर्ष हुआ है जी। आज जितने भी उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो और मेरा बेटा और आगे बढ़कर सीएम बने और सीएम बना है। तो अभी आपके वो है सीएम साहब हैं, कैसा अनुभूति होता है? क्या आपको लगता था कि ऐसे समय आएगा या फिर उम्मीद थी सीएम साहब बनेंगे? आएगा और उम्मीद भी है बस। पहले से था अंदाजा कि बनेंगे? हाँ था पहले से। देखो
तो आप बने तो कैसा खुशी होता है, कैसे महसूस करते हैं आप? बहुत खुशी हो रहा है गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को जी। ऐसे सुपुत्र हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जी। जैसा उनकी माता जी से सुना है। भाभी से भी बात कर रहे हैं, इस वक्त हैं मौजूद। जी आपको कैसा लगता है जो सीएम साहब बने विष्णुदेव साय जी? हाँ, बड़े भैया सीएम साहब बने, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। और आज उनका जन्मदिन है तो मैं हम लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं संदेश देना चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे सीएम साहब के परिवार जो कि अच्छा शो कर रहे थे। और बात करते हैं, आप भी बात कीजिएगा सर। मोर नाम अभिजीत पांडे है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर ले आया हूँ। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के जन्मदिन में ओला बधाई दे हन तथा आशीर्वाद प्राप्त करे हन। अभी ग्राम बगिया आए हुए हैं हमन, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ के। बहुत अच्छा लगे से यहाँ तो आशीर्वाद प्राप्त करके। ठीक है, यहाँ क्या लगता है, राम राज लगता है, एकदम शांति महसूस होता है ना? हाँ, बहुत 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 अच्छा लगती है। जैन भी आते हैं एकदम शांति और बहुत बढ़िया, हर चीज की व्यवस्था बहुत। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब प्रदेश में नई औद्योगिक और व्यावसायिक स्थापना नीति लागू की है और इस नीति के तहत कोई भी सरकार को आवेदन पत्र जमा कराकर 24 घंटे 7 दिन अपना संस्थान खोल सकता है। इस संबंध में सरकार ने व्यापक रूप से नीति बनाई है। साथ ही चैंबर ऑफ कॉमर्स पर व्यवसायी कमल सोनी से खास चर्चा की, सुनिए आप। जो एसोसिएशन होते हैं कोई भी व्यापारिक स्तर के, चाहे वो जिला स्तर के हो चाहे राज्य स्तर के हो, व्यापारिक एसोसिएशन संगठन जो बनता है उनका काम ही सिर्फ ब्रिज का है। हम तो कोई सरकारी आदेश तो पारित नहीं कर सकते। हम जो उसके व्यापारियों के हित की बातें हैं और सरकार की जो पॉलिसी है उन दोनों के बीच में समन्वय, अपनी मांग और उनकी चाहत, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। उनकी बातें वहां तक उस टेबल उस मंच तक पहुंचाते हैं, जायज बातों को सुनी जाती है और निश्चित जब सरकार अच्छी पॉलिसी के तहत चलती है तो व्यापारिक हित में जरूर फैसला लेती है। और बहुत सी बातें ऐसी हुई है पिछले कई सालों में कि व्यापारिक हित को प्रथम दृष्टिकोण देखते हुए सरकार ने हित के हिसाब से फैसला लिया है। तो ऐसे ही जो पॉलिसी बनती है तो निश्चित हमारे प्रतिनिधियों को बुलाती है, जो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के होते हैं। छोटे एसोसिएशन को तो नहीं बुलाते, लेकिन प्रतिनिधि जब छत्तीसगढ़ चैम्बर करता है, कैट करता है, प्रदेश छत्तीसगढ़ सराफा करता है, तो निश्चित वो बुलाते हैं। पिछले 2-3 का मेरा भी अनुभव रहा है कि पॉलिसी बनते समय बुलाई जाती है। अभी एक मैं इस बात को जोड़ूंगा कि औद्योगिक नीति के तहत सराफा व्यवसायी को भी लिया गया। उसमें एक कमी पाई गई कि व्यवसायिक में जो औद्योगिक नीति में जो व्यवसायियों को लिया गया है उसका जो फर्म होगी, उसकी जगह होगी, इंडस्ट्रियल लाइसेंस के तहत जमीन होनी चाहिए। और सराफा व्यवसायी इंडस्ट्रियल लाइसेंस शहर से बाहर बनता है, शहर की जमीनें में नहीं बनता, इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिलता ही नहीं। तो शहर से बाहर सुनसान में आप कोयला व्यवसाय कर सकते हो, दूसरा व्यवसाय करते हो जिसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिलता है। हम इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए बाहर जाएं 20 किलोमीटर दूर और फिर सराफा का व्यवसाय करें। तो हमने मांग की है कि वो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस या इंडस्ट्रियल जमीन का रजिस्ट्रेशन है उसको कॉमर्शियल किया जाए, जो सराफा व्यवसायी उद्योग नीति का फायदा शहर की कॉमर्शियल जमीनों में ले सके। तो ऐसी नीतियां जो चूक हो जाती है तो इसका ब्रिज का काम व्यवसाय करते हैं। छत्तीसगढ़ में तो सराफा अभी सिर्फ ट्रेड की ही अवस्था है जी। छत्तीसगढ़ सराफा भी ट्रेड की अवस्था में। औद्योगिक नीति आने से सरकार के समक्ष हमने जब अपना पक्ष रखा तो जो कारीगरी है उनको संरक्षण देना, स्वर्ण कला बोर्ड का आयोग का जो मांग की गई थी इसीलिए की गई थी, जो पैतृक रूप से कलात्मक आभूषणों की तरफ जो कारीगर लुप्त होते जा रहे हैं, कला लुप्त होती जा रही है, उसको संरक्षण देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के रूप में जो छत्तीसगढ़ के बाहर से जो जेवर आते हैं वो यही बनना चालू हो जाए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत ज्यादा फर्क कम होगा, छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में रहेगा। तो ऐसी बहुत सी चीजों पे सरकार से फेस टू फेस बात हो रही है, सरकार इस चीज को समझ रही है और बहुत जल्दी हमें 2 कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है छत्तीसगढ़ में। रायपुर अपने आप में एक विकसित व्यापार व्यवसाय है। पहला ऑप्शन हमने नया रायपुर लिया था तो सुरक्षा की दृष्टि से सुनसान एरिया होने से वो उपयुक्त नहीं समझा जा रहा है। उसके बाद हम बिलासपुर, जगदलपुर ऐसे 2 शहरों का चयन करेंगे, कोई भी जो विकासशील है लेकिन विकसित नहीं है रायपुर जैसा, तो वहां 2 कॉरिडोर सरकार की मदद से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
और आपका हॉल मार्किंग सेंटर, तो जो कंट्रोल करेंगे, इससे व्यवसाय और रोजगार दोनों बढ़ने की पूरी संभावना। सराफा एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का जो है वो अंतर्गत है, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत है। कैग भी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो पैरेलली चैम्बर के जैसा काम करती है। तो ये दो हमारी मदर बोल लीजिए या प्रमुख संस्थाएं हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को हित का ध्यान रखती है। इस विषय में जब हमारी बात हुई तो उल्लास का विषय था, क्योंकि ये मांग हमारी करीब करीब जब से 2011-12 के बाद से जो ढील दी गई थी संडे बाजार में, उसके बाद से ये इस मांग रही है और आज मांग पूरी हुई है। तो हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हम कंपटीशन बड़े बड़े शोरूमों से सातों दिन दुकान खोल के कर सकते हैं। अब सुरक्षा की दृष्टि से जो भी चीजें अनिवार्य होगी उसको भी लागू करेंगे। और आने वाले दिनों में चैम्बर का चुनाव भी है, बहुपेक्षी, काफी 1 साल विलंब हुआ। चुनाव में छत्तीसगढ़ का पूरा प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। नई ऊर्जा के साथ चुनाव में हम सब आने वाले हैं। चुनाव में चैम्बर की कल हमारी जैसे बात हुई, एक थोड़ी सी विसंगति बायलॉज को लेकर पाई गई। बायलॉज में लिखा गया है कि सदस्यों का अधिकार, उसके पहले बिंदु पे लिखा गया है कि सदस्यों के अधिकार के तहत सदस्य कोई भी बात, पक्ष, मत, विरोध कर सकता है, किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग ले सकता है, कोई भी सदस्य किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये अधिकार के साथ साथ बायलॉज में आगे 15 या 16 नंबर के बिंदु पर एक्ट के तहत ये लिखा गया है कि प्रमुख जो पद होते हैं 3, वो रायपुर विधानसभा के क्षेत्र के व्यवसायी होना चाहिए। तो हमने इसकी एक शिकायत अभी डाली है एक पैनल के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ स्तर पे जब चैम्बर है और छत्तीसगढ़ के सारे व्यापारियों के हित की बात करता है, तो जो प्रमुख पद है वो सिर्फ रायपुर तक ही क्यों सीमित हो? क्योंकि उनसे कर्मठ भी लोग हैं छत्तीसगढ़, रायपुर के बाहर, उनसे डेडिकेटेड लोग भी हैं जो व्यापार और सराफा भी बोल लो और सारे व्यापार बोल लो, व्यवसाय बोल लो, जितने भी चैम्बर के मेंबर हैं, उनके हित के लिए काम करने के लिए कोई भी कहीं से भी आ सकता है। ये तो इस तरीके का नियम हो गया कि जैसे देश का प्रधानमंत्री का चुनाव होना है तो दिल्ली का होना अनिवार्य है। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि उस समय के हिसाब से जब बायलॉज बना होगा और अब जो तकनीकी सुविधाएं आई है, जो संचार की सुविधाएं हैं, उस हिसाब से ये जो कंडिका है ये निरर्थक हो सकती है? कंडिका देखिए, मैं जैसा मानता हूँ या जैसा मैं एक्ट को पढ़ा हूँ या रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रार महोदय होते हैं, ये अन्याय या गलत विषयों को वो डिलीट कर देते हैं। ये चूक कैसे हुई रजिस्ट्रार के समक्ष कि क्योंकि अहित हो रहा है व्यापारियों का या जो आगे बढ़ना चाहता है उसका अहित हो रहा है सदस्य का, तो अहित की कोई भी बातें हैं रजिस्ट्रार अपने संज्ञान में लेके उस चीज को बायलॉज में आने ही नहीं देते। तो ये चीजें कहीं ना कहीं चूक का विषय हुई होगी। लेकिन दोनों बातें लिखी हुई है कि कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता है किसी भी प्रकार का, और ये भी लिखा हुआ है, तो ये कंट्रोवर्सी है। आने वाले दिनों में जानकार से, कंसल्टेंट से, रजिस्ट्रार समक्ष से बात की जाएगी कि कौन सा पॉइंट को हम ज्यादा मान्य दें। कैपिटल रीजन जो एनसीआर की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में बनने वाला है, जो रायपुर, भिलाई, दुर्ग को शामिल किया गया है, उसमें बिलासपुर वंचित रहा है। इसकी मांग भी की गई है कि बिलासपुर तक इसका विस्तार किया जाए, और जब इसका काम चालू होगा इंफ्रा में निश्चित बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, आधुनिकता की तरफ हम बढ़ेंगे। निवेश के तौर पे जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इन द सेंस हम छत्तीसगढ़ से बाहर का जो माल लाके यहाँ बेचते हैं या बिक्री होती है, किसी भी प्रकार का माल हो, सुई से लेके मशीन तक, तो जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ बनेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यही होगी, निश्चित कॉस्ट कम आएगी, अल्टीमेट एंड पॉइंट पे कस्टमर को तौर पे कम में मिलेगी। तो इसका जो लाभ मिलने वाला है, तो हमारा स्टेट एक विकासशील है, तो हम स्टेट को विकसित की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सभी प्रकार की होना आवश्यक है। जैसे आप रिटेल में जाते हैं, कोई भी ब्रांड बॉम्बे से आता है, तो बॉम्बे से आता है और यहाँ बिकता है, एक समय लगता है, कीमत लगती है, तो बहुत से लोगों ने यहाँ डिपो बनाया। ये छोटा रूप है। एनसीआर में जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होगा वो उसी के अनुरूप कि जो चीजें बाहर बनती है वो यही बनना चालू हो और यही खपना चालू हो, यहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस्ट कम आएगी, अवेलेबिलिटी तेज होगी, लोगों को चॉइस मिलेगी, ऑप्शंस मिलेंगे, तो इससे निश्चित बहुत तेजी आएगी विकास में। और ये ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब जागे तब सवेरा। आने वाले 10 साल में कैसे छत्तीसगढ़ की आप कल्पना कर रहे हैं? बाकी राज्यों की तुलना में सबसे समृद्ध राज्य छत्तीसगढ़ को माना गया है। हमारे यहाँ मिनरल्स की भरपूर स्टोरेज है, हम उसका सदुपयोग भरपूर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कमियां बेसी रहती हैं। अगर
सही जोर से और सही ताकत से छत्तीसगढ़ स्टेट में काम हो तो इतनी खुद की इनकी आवक या इनकम है कि छत्तीसगढ़ एक बहुत जल्दी बहुत विकसित राज्य की ओर बढ़ सकता है। संघ इस बात के लिए शुरू से हम चाहे पिछले 6 साल पहले संघ का प्रतिनिधित्व करते थे एक तपन के माध्यम से, चाहे अभी विपक्ष में भी रहे तो व्यापारी संघ तो पूरा एक ही है। हमारी शुरू से ये मांग रही कि कहीं न कहीं दोहरा चरित्र या दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए सभी व्यवसायों को लेकर। सराफा की नजर से देखें तो जैसे तनिष्क हो गया और बड़े बड़े शोरूम हो गए कॉर्पोरेट सेक्टर के, वो 7 दिन खुलते हैं। इवन 15 अगस्त और 26 जनवरी जो अनिवार्य सरकारी छुट्टियां होती है उसमें भी वो खोलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और हमें साप्ताहिक अवकाश के साथ साथ जो सरकारी छुट्टियां हैं उस पर भी बंद रखना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ये व्यापार के हित की चीजें नहीं थी, हमारे लिए एक नुकसान और मापदंड था। तो ऐसा आने से ये तो काफी स्वागत है, हमारी मांग भी रही है जो सरकार ने भाजपा की सरकार आने के बाद ये पूरा हुआ। देखिए साहब, इसमें 2-3 विषय हैं। ये जो नियम बना था वो कर्मचारियों के हित के लिए बना था कि जो कर्मचारी अपने यहाँ काम करते हैं उसको कम से कम एक दिन की राहत, आराम या जो भी चीजें दी जाए। अब जैसे कंपटीशन आधुनिक युग आ गया है, आदमी कर्मचारी भी ज्यादा रखता है, ऑप्शंस भी रहते हैं, घर परिवार भी रहते हैं। ऐसे भी आदमी 10-10 दिन की छुट्टियों में जाता है तो भाई बहन, पिताजी, चाचा कोई भी दुकान बैठता है। तो ये जो मैं फिर बोलूंगा दोहरा मापदंड जो बड़े शोरूमों के लिए 7 दिन और हमारे लिए नहीं, वो चीजों का ये सुधार आया है। क्या तो हम तैयार हैं सबके लिए एक जैसा अनिवार्य हो तो हमें कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़े। हाँ, संडे बंद है, हमारी भी बंद है, उनकी भी बंद है, तो हम कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। सबसे पहले 2 बातें बोलना चाहूंगा मैं। ये जब से आधुनिकता कंपटीशन का दौर आया है पिछले विगत 5-10 सालों से, मॉल की दुकानें किस शर्त पे खुली रहती थी 24 घंटा नहीं, देर रात तक और बिना कोई साप्ताहिक अवकाश के। उसके कारण जो हमारे पुराने व्यवसाय हैं, पुराना बाजार है, छोटे व्यापारी हैं, उन पे अनिवार्य रूप से लागू होता है साप्ताहिक अवकाश। तो वो कंपटीशन उनसे जो करना तो एक भेदभाव या दोहरी नीति हो गई थी, तो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे। और आज के जमाने में कंपटीशन के हिसाब से आदमी सब दूसरों की देख के अपनी खुद की दुकान खोलना चाहता है। तो उस दृष्टि से ये बहुत अच्छा निर्णय है। ये छोटे व्यवसायियों के पक्ष का निर्णय है कि बड़े व्यवसायी, ब्रांड होल्डर, बड़े बड़े शोरूम, कॉर्पोरेट सेक्टर ये खुले हैं 7 दिन और हम नहीं खुले। क्या तो इनका साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य करना चाहिए था एक जैसा नियम लागू करके, और नहीं तो हमें अनुमति दी है, तो ये बहुत स्वागत योग है। बाजार में सुरक्षा अमूमन जो सराफा हो गई या सराफा से जैसी कोई महंगी चीज हो गई उसकी सुरक्षा की बात होती है। बाकी कपड़ा बाजार, ये बाजार, ऐसे में तो सुरक्षा की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी प्रशासन हर नगरीय क्षेत्रों में और ये जो लागू हुआ है नियम पहले साप्ताहिक नगरीय क्षेत्रों तक का सीमित था। तो नगरीय क्षेत्र अपने आप में बहुत ही आधुनिक और प्रशासनिक तंत्र के हिसाब से बहुत मजबूत है। और जब आदमी देर रात तक या जो भी एक समय के बाद भी दुकान खोलता है तो निश्चित वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही खोलेगा। मुझे जो लगता है जो अधिनियम आपका ये जो ऑर्डर आया है छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021, इसके अंतर्गत जो 24 घंटा, मुझे नहीं लगता कि सारी दुकानों के लिए, अमूमन कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ रेस्टोरेंट के लिए अलग टाइम हो गया, कुछ मेडिकल स्टोर के लिए 24 घंटा हो गया, तो आवश्यक वस्तु के हिसाब से 24 घंटा रहेगा और सभी के लिए 24 घंटा खोलें और ये वर्डली पॉसिबल नहीं है। तो उसमें कुछ संशोधन आएंगे या कोई सुधार आएगा। अगर कस्टमर घर से निकलेगा देर रात भी, समय भी, नौकरी पेशा वाले रात को 8 बजे के बाद ही निवृत्त होते हैं अपनी ड्यूटी से, वो बाजार निकलेगा तो निश्चित बाजार की रौनक तो बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, समय सीमा बढ़ेगी तो बाजार की रौनक बढ़ेगी। निश्चित उससे आपका व्यवसाय बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। देखिए, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। आज हम जो मेट्रोपोलिटन सिटी को देखते हैं, हम विदेशों के बाजारों को देखते हैं, तो जो समय सीमा की जो निर्धारण ना होके एकदम खुली छूट मिली, उससे व्यवसाय निश्चित बढ़ेगा। जब हमको 21वीं सदी में व्यापार करना है और मेट्रोपोलिटन सिटी के हिसाब से करना है, हम जैसे बाहर जाते हैं बॉम्बे, दिल्ली, 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक बाजार में रौनक रहती है, तो हम भी प्रगति की ओर देखना चाहते हैं। तो वो प्रगति निश्चित अब शनि धीरे धीरे तो आएगी, समय लगेगा स्थापित होने में, लेकिन कहीं ना कहीं एक छूट मिलने से अपना रास्ता खुला है। रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश प्रभारी सौरभ सिंह ने कहा कि अभी गांवों में लोकसभा का उत्सवी वातावरण देखने को बन रहा है
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी समर्थित पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के रूप में बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जीत कर आ रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आपको यह भी बताते चलें कि सौरभ सिंह ने आगे क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। प्रथम तो आज हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं और 13 महीने की इस सरकार में उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो अभूतपूर्व काम हुआ है उसका आपको एक पूरा का पूरा आईना उनके कार्यकाल के ऊपर जो जनता का विश्वास है वो आपने नगरीय निकाय चुनाव में भी देखा और वो आप लोग अब ग्रामीण के पंचायत चुनाव में भी आप लोग देख रहे हैं। आप सबको विदित है कि पंचायत चुनाव के 3 चरणों में पंचायत के चुनाव होने थे। प्रथम चरण 17 को हुआ, दूसरा चरण 20 को हुआ, जिसके परिणाम कल रात तक आए, आज सुबह तक परिणाम आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, चाहे जनपद पंचायत के सदस्य और बाकी अध्यक्ष के लिए बहुमत, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे पंच का चुनाव। प्रदेश में 433 जिला पंचायतों की सीट के लिए 33 जिलों में चुनाव होने थे। उनमें से प्रथम चरण में 161 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों में लगभग चुनाव जीती। दूसरे चरण में जो कल मतदान था उसमें से 124 में से 121 की हमारे पास रिपोर्टिंग है और 121 की रिपोर्टिंग में 97 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी या हमारे समर्थित लोग वहां पर चुनाव जीत गए हैं और 3-4 के परिणाम अभी पेंडिंग है। तो इस ढंग से लगभग प्रथम चरण में जिला पंचायत में हमारा जो स्ट्राइक रेट था वो 75% था और द्वितीय चरण में 80% हमारा स्ट्राइक रेट था। और इस पूरी परिस्थिति को देखकर 11 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में हमारी बहुमत दूसरे चरण के बाद आ गई है। लगभग 13 से 14 जिले ऐसे हैं जिनमें थोड़ी से हम थोड़ा 1-2 सीट में बहुमत से दूर हैं और एक चरण की काउंटिंग बची है, तो आराम से हम उनमें आ जाएंगे। और बाकी जो जिले हैं उस जिलों में भी 50% पे तो हम हैं ही। तो इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। इसी प्रकार जनपद पंचायत में प्रथम चरण में 52 जनपद पंचायतों में चुनाव हुए। टोटल प्रदेश में 146 जनपद पंचायतें हैं और लगभग उसमें 2942 जनपद सदस्यों का चुनाव होना है। उन जनपद सदस्यों में 52 जनपदों में प्रथम चरण में मतदान हुआ और उस प्रथम चरण के मतदान में 46 जनपद पंचायतों में हमारे पास बहुमत है और हमारे सदस्य जीत के आए हैं और बाकी जनपद पंचायतें भी छूटी जो हैं उनमें हमारे मैक्सिमम सदस्य जीते हैं। इसी प्रकार दूसरे राउंड का जो जनपद का चुनाव हुआ कल, उसमें 40 सीटों पर चुनाव हुआ, 40 जनपद पंचायत क्षेत्रों में चुनाव हुआ। उसमें भी अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 26 जनपद पंचायत में हमारी बहुमत है और ये बहुमत का आंकड़ा 32, 33, 35 तक जा सकता है। धीरे धीरे सुदूर क्षेत्रों से जानकारियां आ रही हैं, जानकारियां एकत्रित होकर हमारे पास आ रही हैं। इसी प्रकार प्रदेश में लगभग 11,600 ग्राम पंचायतें हैं। उन ग्राम पंचायतों में 2 चरण के मतदान के बाद भी 70 से 80% जो सरपंच बने हैं, क्योंकि चुनाव सिंबल में नहीं होता तो हमको भी जानकारियां लेनी पड़ती हैं। कई जगह निर्दलीय भी जीतते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत के आए हैं और इन तीनों चरणों में 1,60,000 पंच निर्वाचित होने हैं। जो पंच निर्वाचित हुए हैं उसमें भी लगभग 2/3 से ऊपर के लोग भारतीय जनता पार्टी के जीत के आ रहे हैं। ये अनुमान है, एग्जैक्ट फिगर्स तो थोड़े और समय के बाद आएंगे, नीचे से कौन जीता पंचों के जो फिगर है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस नगरीय निकाय चुनाव के बाद जिला पंचायत चुनाव में भी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है और उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। हमने जो बोला, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो हमने बोला वो हमने करके दिखाया। हमने 2 साल का बोनस दिया, 3100 रुपए में हम धान खरीदी कर रहे हैं। पूरी राशि 2 साल की 25 लाख किसानों के खाते पे जमा हो गई।
और उनके पास जमा होने के पास चली गई वो राशि। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के लिए जो हमने 18 लाख का वादा किया, वो प्रधानमंत्री आवास का काम चालू हो गया, रोल आउट। 70 लाख महिलाओं को हम महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं। हमने 10,000 जो भूमिहीन कृषक मजदूरों को पैसा देना था, वो पैसा देना चालू कर दिया। जिन जनपद पंचायतों में पैसा जाना था, वो जनपद पंचायतों को पैसे के जो काम रुके थे, वो सारे के सारे 13 महीने में काम हो गए। प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत काम चल रहा है। बाकी जितनी जगह पर काम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं में भी काम, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं में काम, जितने भी पंचायत स्तर के काम रुके हुए थे, वो सारे पंचायत स्तर के काम हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी हमने वादा किया था, वो सारा वादा पूरा कर दिया। रेडी टू ईट फूड का भी काम चालू हो गया। रेडी टू ईट फूड एक कैबिनेट का निर्णय है कि 1 अप्रैल से स्व सहायता समूह को दे दिया जाएगा। तो ये जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये जनता का विश्वास है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके नेतृत्व के ऊपर, कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के दिन नगरीय निकाय के बाद आज पंचायत को भी प्रदेश की जनता ने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को ये जनादेश देकर उनको एक बधाई दी है, उनको एक गिफ्ट दिया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।